हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अर्चना वरुण। माय चैनल इज सतेश वरुण। आज हम हिंदी भाषा प्रथम के इकाई 5 करेंगे, जिसमें भाषाई कौशलों का विकास व शिक्षण अधिगम सामग्री। भाषा कौशलों का विकास। भाषा कौशल विकास में भाषा शिक्षण कौशल में बालक पहले दूसरों की ध्वनि को ध्यानपूर्वक सुनता है। वह बोलने वालों के मुख की ओर गौर से देखता रहता है, फिर उसी का अनुकरण करता हुआ बोलने का प्रयास करता। बार बार बोलते बोलते उसे उच्चारण करना आ जाता है। फिर ध्वनि लिपि सामने से वह ध्वनियों को लिपि चिन्हों में पहचानने लगता है। यहाँ से उसका पठन प्रारंभ होता है। गतिपूर्वक पठन के बाद लिखने का अभ्यास करता है। इसमें कुशलता अर्जित करने पर बालक भाषा सीख लेता है। इन चारों कौशलों में कुशलता प्राप्ति के बाद बालक में भाषा संबंधी व्यवहारगत परिवर्तन होने लगते। वह सुनते हुए अपेक्षित अर्थ ग्रहण कर सकता है। वह अपने विचारों को क्रमबद्ध व्यक्त कर सकता है। वह लिखित सामग्री को गतिपूर्वक पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है। सारांश ग्रहण कर सकता है। लाक्षणिक, व्यंजनात्मक, प्रतीकात्मक अर्थ ग्रहण करने की उसमें योग्यता आ जाती है। वह प्रभावी ढंग से शुद्ध व सुंदर लिखने के योग्य हो जाता है। पहला कौशल है आपका श्रवण कौशल। श्रवण शेषावस्था में जब भी शिशु के सामने कोई बोलता है तो वह शिशु उसके मुख की ओर गौर से देखता है। एक ही ध्वनि को बार बार सुनकर वह वक्ता की तरह ही बोलने का प्रयास करता है। धीरे धीरे उसमें बोलने की शक्ति का विकास होने लगता है। बार बार बोलने या अभ्यास करने पर बालक वक्ता की तरह शुद्ध बोलने लगता है। भाषा से जितना अधिक संपर्क होगा बालक की उस भाषा में सुनने की शक्ति का विकास उतना ही अधिक होगा। अतः अध्यापक कक्षा में मानक हिंदी भाषा का निरंतर प्रयोग करें। अध्यापक वार्तालाप, चेत, वर्णन, वर्ण, शब्द की आवृत्ति बार-बार करें। बालक में अशुद्ध उच्चारण कर अध्यापक शुद्ध उच्चारण का कई बार अभ्यास कराए। मानक हिंदी के श्रवण अभ्यास हेतु रेडियो, टीवी, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर आदि की व्यवस्था की जाए। अध्यापक आदर्श वाचन धीरे धीरे व स्पष्टता से करे। बालकों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहे। कविता पाठ स्वयं करे तथा बाल गीत याद करने को कहे। कक्षा में बाल गीत को छात्र परस्पर सुनाए। स्वयं कहानी पढ़कर सुनाए और छात्र भी कहानी, चुटकुले आदि कक्षा में सुनाए। अध्यापक स्व, ह्रस्व, दीर्घ ध्वनियों का प्रत्याभिज्ञान कराए। इस प्रकार के शब्दों का चयन कर स्वयं उच्चारण करें और बालकों को भी वैसा ही बोलने को कहे, जैसे प्रतिकूल, अनुकूल, लिपि, हिंदी, शशि, विनीत, बुरा बुरा, कुल, तिथि, नीति, प्रतिक्रिया। प्रारंभ में बालक को सुनने का पर्याप्त अवसर देने से बालक के मस्तिष्क में ध्वनि बिंब बनते, वह ध्वनियों का अंतर समझने के योग्य हो जाता है। इससे वह शुद्ध उच्चारण कर सकता है। अध्यापक सुनने समझने के योग्य हो जाता है। इससे वह शुद्ध उच्चारण कर सकता है। अध्यापक सुनने के कौशल विकास हेतु सबसे महत्वपूर्ण मूर्त परिचय वस्तुओं के नाम, उनके आकार, रूप, रंग, कार्य पर छोटे छोटे सरल शब्दों वाक्यों में बातचीत करें। इसके बाद 2-3 अक्षर वाले सरल शब्दों का प्रयोग करें, जिनमें संयुक्त व्यंजन व 4-5 पदों वाले छोटे छोटे वाक्यों में कहानी, चुटकुले आदि सुनाएं। बाद में भाषा की परिमार्जित शब्दावली व वाक्य रचना का प्रयोग करें।
वाचन कौशल। वाचन का अर्थ है भाषा के लिखित या मुद्रित वर्णों, शब्दों और वाक्यों की पहचान की उचित विराम, गति, आरोह अवरोह, प्रवाह आदि के साथ शुद्ध उच्चारण कर सुना देना या मन में उच्चारण कर लेना, चाहे उसका समझ में ना आए। वाचन केवल ध्वनि का उच्चारण मात्र नहीं बल्कि उनके अर्थ को समझना भी है। लिखित भाषा को देखकर बोलना ही वाचन कहलाता है। वाचन की क्रिया एक कुशलता है जिसके द्वारा शुद्ध और स्पष्टता से भाषा का उच्चारण करते हुए बालक उसका वास्तविक अर्थ समझने लगता है। वाचन दो प्रकार के होते हैं, सस्वर वाचन, दूसरा था संवेद वाचन। सस्वर वाचन प्रारंभिक कक्षाओं में सस्वर वाचन का अधिक महत्व है। जब तक बालक पठन कौशल की पूरी प्रक्रिया को समझ नहीं जाता तब तक सस्वर वाचन की प्रमुखता बनी रहती। सस्वर वाचन में लिपि, वाणी और अर्थ ग्रहण का पारस्परिक संबंध रहता है। लिपिबद्ध भाषा को मुखरित करना ही सस्वर वाचन है। सस्वर वाचन के दो प्रकार होते हैं। व्यक्तिगत सस्वर वाचन, इसमें बालक अकेला जोर से उच्चारण करता हुआ उचित अवरोह, आरोह, गति, स्वर और प्रवाह आदि के साथ पढ़ता है। इससे उसकी वाचन संबंधी कमियों का पता लगाने, उन्हें दूर करने में मदद मिलती। इससे बालक में भाषण कौशल और आत्मविश्वास बढ़ता एवं उच्चारण में शुद्धता आती है। दूसरा, संवेद वाचन। इसमें बालक अन्य बालकों के साथ साथ सस्वर वाचन करता है, तब उसका संकोच, झिझक मिटती है। लय पूर्वक और गति से वाचन करने की क्षमता आती है। सामूहिक रूप से कार्य करने की प्रवृत्ति का विकास होता है। आदर्श वाचन, शिष्य वाचन। बालकों के सस्वर वाचन में अपेक्षित सुधार लाने के लिए शिक्षक के आदर्श वाचन का विशेष महत्व है। बालक उसके आदर्श पाठ का ही अनुकरण करते हैं। शिक्षक द्वारा प्रस्तुत आदर्श वाचन सर्वथा निर्दोष और प्रभावपूर्ण होना चाहिए। मौन वाचन। लिखित या प्रकाशित भाषा को बिना किसी प्रकार की ध्वनि किए जब वाचक पढ़ता है तो वह मौन वाचन कहलाते हैं। अच्छे मौन वाचन में वाचक के होंठ भी नहीं हिलते। इस वाचन में दिमाग पर जोर कम पड़ता है। इसमें सस्वर वाचन की अपेक्षा वाचन की गति और विषय को गहराई से समझने की स्थिति अधिक अच्छी रहती है। वाचन के उद्देश्य। छात्र वाचन करके विषय वस्तु के अर्थ और भाव को समझ सकेगा। बालक लिखित या मुद्रित वर्णों को ठीक तरह पहचान सकेगा और प्रतीकों को ध्वनि रूप दे सकेगा। वाचन के माध्यम से समझते हुए अर्थ और भावों को यथासमय उपयोग और उनका मूल्यांकन कर सकने की योग्यता उत्पन्न हो सकेगी। छात्र वाचन की गई विषय वस्तु का सारांश बता सकेगा। वाचन के तत्व। वाचन में शब्द उच्चारण तत्वों के साथ साथ कई और तत्व शामिल हो जाते जिनका समुचित प्रयोग करना चाहिए। पद या पदबंध गंध उच्चारण ध्वनि समूह होते। विराम चिन्हों पर रुकने का निर्वाह करना चाहिए। बिना अटके, बिना ध्वनि को तोड़े आगे बढ़ना चाहिए। वाचन शिक्षण के बिंदु। पदों का चुनाव करना चाहिए। पदों का अक्षरात्मक उच्चारण करें ताकि बलाघात की स्थिति पैदा हो। अक्षर ध्वनि के बीच बहुत हल्का विराम करना चाहिए। पद ध्वनियों के संगम पर थोड़ा बहुत विराम करना चाहिए। पद ध्वनि व उचित आरोह अवरोह का ध्यान रखना चाहिए। वाक्य में ध्वनियों के उतार चढ़ाव और धारा प्रवाह को बनाए रखना, यानी बीच में अनावश्यक नहीं रुकना चाहिए।
पठन कौशल। पठन का अर्थ है वाचन करके उसका अर्थ भी समझना। वाचन में लिखित भाषा के केवल बाह्य रूप पर ही ध्यान रहता है, किंतु पठन में बाह्य रूप के साथ साथ उसका अर्थ समझना भी आवश्यक होता है। पढ़ाई शब्द में पठन से भी आगे की बात जुड़ी हुई है, उसमें चिंतन करने की प्रक्रिया भी शामिल है। पढ़ाई में वाचन, अर्थ ग्रहण एवं मनन की प्रक्रिया शामिल है, जबकि पठन में केवल अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया ही है। इस प्रकार लिखे हुए या मुद्रित लिपि संकेतों को देखकर पाठक के मन में जो अर्थबिंब बनता है वह पठन कहलाता है। क्या है? लिखे या मुद्रित लिपि संकेतों को देखकर पाठक के मन में जो अर्थबिंब बनता है वह पठन कहलाता है। इसमें अर्थ ग्रहण होना आवश्यक है। पठन के उद्देश्य: वर्ण बोध संबंधी कुशलता, वे वर्णों की ध्वनि में अंतर कर उन्हें पहचान सकेगा। शब्द बोध संबंधी कुशलता, चित्र को देखकर उनके नाम वाले शब्द को पहचान सकेगा। अर्थ बोध संबंधी कुशलता, वाक्यों के अंशों को समझ सकेगा। पठन के प्रकार: चित्र पठन, चित्रों के प्रति बालकों का स्वाभाविक आकर्षण होता है, अतः भाषाई पठन की पूर्व तैयारी के लिए चित्र पठन कराया जाता है। बालक जिन स्थानों, वस्तुएं, पशु पक्षियों से परिचित है, उनके चित्र दिखाकर उनके बारे में बात करके बालक को बोलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। शब्द पठन: लिखित या मुद्रित शब्दों को देखकर उच्चारण कर लेना, शब्द से वस्तु और वस्तु से शब्द का संबंध जोड़ लेना शब्द पठन है। शाब्दिक पठन: शब्द से वस्तु, वस्तु से शब्द। शाब्दिक पठन: वाक्यों में जुड़े हुए शब्दों को उच्चारण करके उनका शाब्दिक अर्थ समझ लेना शाब्दिक पठन है। किसी भी आदेश के मौखिक शब्दों का अर्थ समझकर तदनुसार कार्य करना शाब्दिक पठन है। चिंतनात्मक पाठ: जिस पाठ से, जिस पठन से वाक्य का विशेष अर्थ समझ में आए और कारण कार्य का भाव स्पष्ट हो जाए, यह चिंतनात्मक पठन है। अर्थात इसमें आदेश या सुझाव देने के का कारण समझ लिया जाता है। सृजनात्मक पठन: चित्रों को देखकर उस पर अपनी कल्पना से कुछ वाक्य लिखना, कहानी लिखना आदि सृजनात्मक पठन है। इसमें रचना करना प्रधान है। पठन शिक्षण की आवश्यकता: बालक जन्म के बाद नए ज्ञान को दो तरीकों से सीखता है, स्वयं अनुभव करके, दूसरों के अनुभव को पढ़कर और सुनकर। सुनने की क्रिया में श्रोता के पास वक्ता होना चाहिए जो हमेशा संभव है। सुनकर ज्ञान प्राप्ति के अवसर बहुत सीमित है, इसलिए बालक जीवन में ज़्यादा ज्ञान पढ़ करके ही प्राप्त कर सकता है। भाषा शिक्षण में पठन शिक्षण का बहुत बड़ा महत्व है। बालक हिंदी पठन को जितना शुद्ध रूप से सीख लेता है, उतना लेखन प्रभावी और शुद्ध हो सकता है। पठन संबंधी आधारभूत तत्व: आसन व मुद्रा। बच्चों को शुरू से ही पठन की उचित मुद्रा व आसन से अवगत करा देना चाहिए, जैसे पुस्तक को बाएं हाथ में पकड़ना, आँखों से 1 फीट दूर रखना, ठीक से उंगलियों का संचालन करना। ध्वनि एवं स्वर: ध्वनि से पठन में शक्ति और श्रम खर्च होता है। स्वर कितना ऊंचा हो, गति में किस प्रकार आरोह अवरोह हो, स्वराघात, बलाघाट, लय, ताल आदि से संबंधित बातें छात्र को बता देनी चाहिए। विराम एवं दृष्टि केंद्र: पढ़ते समय आंखें एक एक अक्षर को ना देखकर शब्द समूह को एक साथ देखती और झटके से दूसरे शब्द समूह पर उछलती हुई आगे बढ़ती जाती। दृष्टि पहले एक शब्द स्थल पर जमती है, जिसे दृष्टि बिंदु या दृष्टि केंद्र कहते हैं। मंद गति: भाषा सीखना एक कला, सिद्धांत या विज्ञान नहीं। भाषा में शुद्धता लाने के लिए मंद गति से पठन करना चाहिए। तीव्र गति: धारा प्रवाह के साथ
तीव्र गति से पठन के लिए लंबे दृष्टि विरामों की आवश्यकता पड़ती है और इससे पठन गति अपने आप बढ़ जाती है। लय अर्थों वीतियों को ध्यान में रखकर पदों या पदबंधों को एक प्रवाह में पढ़ने से लय बनी रहती है। शब्दों को खंड करके पढ़ने पर लय में बाधा पड़ती है। पठन में लय इसलिए महत्वपूर्ण है कि अर्थ ग्रहण उसी पर निर्भर है। गति का प्रभाव अर्थ ग्रहण पर पड़ता है। पठन की दक्षता का तात्पर्य अर्थ ग्रहण की दक्षता। पठन की सुचारू गति से कार्य की सहजता बढ़ती है। पाठ पठन सीखने की विधियाँ। वर्ण विधि जिसमें बालक को स्वर व्यंजन सिखाने के बाद 12 कड़ी के आधार पर मात्राओं का व्यंजनों के साथ पढ़ना सिखाया जाता। मनोवैज्ञानिक इस विधि को दोषपूर्ण मानते। ध्वनि साम्य विधि, इसमें वर्णों और शब्दों की ध्वनि पर विशेष बल दिया जाता है। एक सी ध्वनि वाले शब्दों को एक साथ पढ़ाया जाता है जिससे बालकों में रुचि बनी, जैसे आम, दाम, धाम, काम, नाम आदि। इसे भी दोषपूर्ण विधि माना गया। देखो और कहो विधि, इसमें चित्रों की सहायता से शब्दों के आधार पर वर्णों को पढ़ना सिखाया जाता है, जैसे कमल, कलम, कटार, कबूतर, कटोरी आदि के चित्रों को बताकर उनके नीचे लिखी शब्दों को देखकर बार बार बोला जाता और उसमें बालक धीरे धीरे क वर्ण को सीख जाता। वाक्य विधि, इसमें पहले वाक्य और उसके अर्थ का बोध कराने वाले चित्र बताकर पूरे वाक्य पढ़ना सिखाया जाता है। बाद में वाक्य से शब्द और शब्द से वर्ण पढ़ना सिखाया जाता है। कहानी विधि, इसमें किसी कहानी से संबंधित चित्र होते जिनके नीचे उससे संबंधित वाक्य लिखे। कहानी का विषय बालकों का परिचय रुचिकर होता है। शिक्षक चित्र बताए वाक्यों को बार बार पढ़ता है जिससे कहानी पूरी होती है। बालक भी बार बार उन वाक्यों के अनुकरण से बोलकर भी उसमें वर्णों और शब्दों से परिचित हो जाता है। मिश्रित वाक्य, बालक को पढ़ना सिखाने के लिए उपयुक्त विधियों में से कोई एक या दो विधियां सफल नहीं हो सकती, क्योंकि प्रत्येक विधि में कोई ना कोई कमी। अतः शिक्षक को चाहिए कि वह सब विधियों में से जो जहाँ उपयुक्त है उसे मिलाकर एक मिश्रित विधि के रूप में काम ले। लेखन विधि, वर्णों की अच्छी तरह पहचान करने के बाद लिपिबद्ध बालक के मस्तिष्क में बन जाती। अभ्यास करने से बालक शब्दों को शीघ्रता से व शुद्धता से उच्चारण करने लगता है। इसके बाद बालक को लिखना सीखना चाहिए। लिखने से कौशल की पूर्वनागरी लिपि के मोड़ को दिखाकर मिट्टी में उंगली से हवा में फिर मोटे अक्षरों पर उंगली फेरकर अंत में उस वर्ण को 2-3 अक्षरों में लिखने का अभ्यास करना चाहिए। लिखने के लिए कलम को ठीक ढंग से पकड़ना, सही स्थिति में बैठना, लिपि बिंब का प्रत्यक्षीकरण आदि पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पहले न, प, त, म, ग आदि वर्ण लिखना सिखाया जाए क्योंकि इनको लिखने में सरलता व सुविधा। 2-3 वर्ण तथा एक मात्रा का ज्ञान कराकर उसमें बनने वाले शब्दों के लिखने का अभ्यास कराने से बालक में लिखने पढ़ने में रुचि बनी रहती है। छोटे छोटे वाक्यों को देखकर लिखने का अभ्यास कराया जाता है। सुलेख, अनुलेख, प्रतिलोक, श्रुतिलेख का अभ्यास उत्तरोत्तर क्रम से कराया जाए। इस प्रकार सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने की क्रिया से बालक में भाषा कौशल का विकास होगा। हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौती, किसी भी भाषा का शिक्षण अपने आप में बहुत ही कठिन साध्य है जब तक कि उस भाषा का समग्र व व्यवस्थित व्याकरणिक ज्ञान ना हो, उसके प्रयोगों का परिचय ना हो, उस प्रकार की भाषा के ज्ञान की परिपक्वता ना हो, अपनी भाषा के प्रति सीखने की ललक ना हो। हिंदी भाषा का शिक्षण कठिन साध्य तो नहीं कहा जाता, लेकिन उसमें अनेक प्रकार की ऐसी चुनौतियां हैं जिसके निराकरण बिना उत्तम प्रकार का हिंदी शिक्षण असंभव कार्य लगता है। आज वर्तमान में लोगों की जीवन शैली पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित, इसी कारण लोग अपनी मातृभाषा अथवा हिंदी को छोड़कर विदेशी भाषा अर्थात अंग्रेजी भाषा के ज्ञान को महत्वपूर्ण मानने लगे। लोगों का
लगता है कि अंग्रेजी हमारे विकास की वाहक है। यही कारण है कि हिंदी भाषा के प्रति लोगों का रुझान कम हो गया। आज की युवा पीढ़ी का मानना है कि हिंदी भाषा में किसी प्रकार का स्कोप नहीं, आगे भविष्य उज्जवल नहीं बन पाएगा। वर्तमान में अध्यापन कार्य कराने वाले भी एक समग्र व सतत दक्षता के साथ भाषा शिक्षण कराने में निपुण नहीं है। इस कारण विद्यार्थी हिंदी भाषा के अध्ययन में अधिक रुचिवंत नहीं होते। वर्तमान में व्याकरण ज्ञान का अभाव होने के कारण भाषा के क्षेत्र में अनेक प्रयोग अशुद्ध चले। पढ़ने पढ़ाने वालों का उच्चारण सही ना होने के कारण शुद्ध उच्चारण की समस्या बनी रहती है, जिससे भाषा के शुद्ध रूपों की तारतम्यता नष्ट होती जा रही है। हिंदी भाषा के लेखन पठन में अनेक प्रकार की समस्या। आज 10वीं कक्षा के विद्यार्थी शुद्ध लेखन शुद्ध पठन में दक्ष नहीं पाया जाता है। हिंदी भाषा में आने वाली चुनौतियों को बिंदुवार इस प्रकार बता सकते हैं। पहला, कुशल अध्यापकों का अभाव। दूसरा, भाषा शिक्षण संबंधी उपागमों का अभाव। तीसरा, आगमन काल में उन्नति का अभाव। चौथा, अंग्रेजी भाषा ज्ञान के प्रति रुझान। पांचवा, शुद्धोच्चारण लेखन की समस्या। छठा, विद्यालय में भाषा प्रयोगशाला का अभाव। सातवां, नवीन शिक्षा विधियों का अभाव। आठवां, हिंदी विषय के अति अन्य विषयों में छात्रों का रुझान। इन सभी चुनौतियों का समाधान यही है कि हिंदी भाषा के अध्यापनकर्ता अपने शिक्षण कार्य में दक्षता लाए, हिंदी भाषा शिक्षण में सहायक उपायों का उपयोग करते हुए उसे रोचक बनाने का प्रयास करें। आज हमारा ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके बाय। आपको मेरी टीचिंग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।